तो G20 लीडर्स का जॉइंट समिट डिक्लेरेशन हो गया है। उसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप होता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये हमने आपको बताया। और अब वक्त आज के दिन में इस समिट में जो आइटिनरी थी उसमें है राष्ट्रपति के डिनर का। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको 4 अलग अलग लोग दिखाई देंगे। इसमें हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन है, उनके अलावा अरविंद केजरीवाल हैं और ममता बनर्जी। चारों लोग जो हैं उस राष्ट्रपति डिनर में, नीतीश कुमार है माफ कीजिएगा, वो चारों लोग जो हैं वो रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति के उस डिनर में शामिल होने के लिए, जिसका न्योता सभी मुख्यमंत्रियों को गया था। ये सभी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं और बहुत प्रमुख लीडर हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री इस भोज में नहीं जा रहे हैं। कोई ऑफिशियल बॉयकॉट की कॉल उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इसके अंदर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि वहां तो एयर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है दिल्ली के ऊपर, तो हमारा जहाज ही नहीं उतर पाएगा। अशोक गहलोत ने भी ऐसी बात कह दी कि मुझे उतरने की इजाजत नहीं मिली है। इसको होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट जारी करके कहा कि यह गलत है और आप कोई भी आना चाहे मुख्यमंत्रियों में से तो आ सकता है, उनके स्टेट एयरक्राफ्ट को इजाजत है, परमिशन है। इसके अलावा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि मेरा कहीं किसी और जिले में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये सब कुछ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और उसको लेकर के उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ये छोटी सोच की राजनीति जो है वो की जा रही है। तो शायद उसी के बदले में ये भी तय किया गया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री भी आप राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के बाकी मुख्यमंत्री वो उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो ये एक अंतर जरूर आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की राहुल गांधी की लाइन को टो करने वाले नहीं हैं ना ममता बनर्जी, ना नीतीश कुमार, ना अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता। हमारे साथ अजय आलोक साहब हैं। अजय आलोक जी ने कहा था कि आज राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, आज हम अभी भी 2 दिन हम लोग अभी होस्ट हैं। ये देखिए G20 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इंडिया अलायंस में 2 अलग अलग लकीरें तो दिखाई दे रही हैं अजय जी। देखिए, स्वाभाविक है कि जो गांधी कहे वही सही, ये मानने वाले इस देश में बहुत कम लोग बच गए। और भारत की खूबसूरती और भारत की प्रभुता, भारत की विशालता, यही मानने वाले इस देश में ज़्यादातर लोग बचे हुए हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे ये भारत की सभ्यता है, मेरी संस्कृति है कि मेरे घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा हो तो मैं अपने घर की बुराई बाहर वालों के सामने नहीं करूँगा। वही हम लोग कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जा रहा है, मैं अपने घर की बुराई आज नहीं करूंगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जहाँ तक रहा ये INDIA अलायंस जो आप कहते हैं, इंडिया अलायंस, इसमें भी बहुत लोग आज शायद भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग है। इसमें भी बहुत लोग विदेश जाते हैं तो विदेश में अपनी धरती का बुराई नहीं करते हैं। तो ठीक है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग बेसुरे तानसेन होते हैं, अपने आप को तानसेन से भी ज़्यादा काबिल मानते हैं, और राग दरबारी उनके जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका सुर सबसे अच्छा है। तो ठीक है, उनको अपने सुर लगाने दीजिए, उनके सुर का जवाब जनता ताल लगा के देगी, आगे देखेंगे। जी जफर साहब, लेकिन आज के दिन जिस किस्म के रिएक्शंस ऑपोजिशन से हमको देखने को मिल रहे हैं और एक किस्म का अनसेट बॉयकॉट जो किया जा रहा है राष्ट्रपति के कार्यक्रम का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह ना वही जो मैं तो शुरू से कहता हूँ आपको, जब आपने मुझे राहुल गांधी साहब का कल पूछा था तो मैंने कहा मेरा उसूल ये है कि घर की लड़ाई है घर में होनी चाहिए, और एक वक्त आता है कि घर में शादी होती है। आपने देखो, हमारे बहुत इसमें रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं है। घर में जब शादी होती है तो 2 भाइयों की नहीं होती, बोलते नहीं अभी ठहर जाओ, बाद में बात करेंगे, अभी तो आ जाओ तुम, ये बाद में बात करेंगे। तो ये ऐसा मौका है, ये हिंदुस्तान का मौका था। अभी G20 की समिट यानी क्या, यानी आप देखिए ना, दुनिया के 30 मुल्क चलाने वाले, जो यूं समझ लीजिए कि 70% GDP ये लोगों के हाथ में है, बिल्कुल 60% पॉपुलेशन इन लोगों के हाथ में है। ये आपके मुल्क में आए, इससे जो भी बनेगा, मैं शुरू में भी कहता था कि इससे जो भी होने वाला है, यहां लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है और वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैप्टन है मुल्क के। तो इसका जो फायदा होने वाला है परपेचुअल होगा, और ऐसा होगा कि सदियों तक हमारी नस्लें इसका फायदा उठाएंगी। मोदी साहब तो हो सकता है कल होंगे, नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी होगी, नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान होगा और हिंदुस्तान की नस्लें उसका फायदा उठाएंगी।
रही बात आपने जो बॉयकॉट की बात की, तो अब आप देखिए ना, ममता बनर्जी को भी तो मोदी से प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार को प्रॉब्लम है, केजरीवाल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एम.के. स्टालिन को है, यानी अभी तक वो थमा नहीं है उनका वो सनातन वाला विवाद। हाँ, तो चला, लेकिन बोलते हैं ना कि भाई कुछ चीजें होती है भाई अभी साइड में रख दो, वो आ रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये नुकसान उन लोगों का होगा जो नहीं आ रहे, क्योंकि आप मोदी को नहीं मिलने वाले। आप वहां जॉय बाइडेन है, वहां मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन जायद है, वहां पर मैक्रोन है, वहां पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, वहां पर यूएन के चीफ हैं, दुनिया के वो लोग हैं कि जिनकी आपको जरूरत है। आपको अपने स्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आए आपके यहां। तो मैं समझता हूं कि जो नहीं जाने का नुकसान उनको होगा जो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा ना कि ऐसे मौकों पर तो हम अगर अंदर कोई मतभेद भी होता है तो उसको हम पहले किनारे रख देते हैं कि चलो इस पर हम बात। यहां उल्टा हो रहा है, यहां ऐसा लग रहा है कि ये मौका ऐसा है कि और उगाड़ो अपने देश की कमजोरी। अरे इतने लोग आए हुए, उनके सामने बताओ भाई। इसी वक्त राहुल गांधी बाहर है ना, जो कुछ भी कह रहे हैं, G20 का समिट जब चल रहा है तभी वो कह रहे हैं ना। और क्या लिखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के हैंडल्स की तरफ से, अरे भाई आपने क्यों ये गरीबों के सामने गरीबी क्यों ढाक दी है आपने, हम जैसे हैं वैसा दिखाइए, दुनिया को वैसा क्यों नहीं दिखाते हैं आप। जो दूसरी बात एक मैंने कही थी, स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहे हैं तो उस पर बता रहे हैं अरे देखिए इनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये क्या लिखा जा रहा है कि ये दुनिया भर के नेताओं के साथ सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे। ये बातें आप ये इस वक्त करने की हैं क्या, ये सवाल है। मैं ऐड करूं, मैं ऐड करता हूं यहां कि देखिए, आपको मुखालिफत करनी है, बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल जवाब है आपको नरेंद्र मोदी से लइए, लेकिन यहां बैठ के आप वहां जिनके पास जाके कह रहे हो उनसे हमारा क्या लेना देना है, आप मुझे बताइए हमको क्या देने वाले हैं। तो आपको जो लड़ाई लड़नी भी है आपको यहां लड़नी चाहिए इसी जगह पर। और दूसरा, यानी जो दो उपलब्धियां हुई हैं वो इतनी जबरदस्त है। एक तो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, यानी आप सोचिए कि ये 55 मुल्क जो है ना एक साथ आपके एहसान के अंदर आ गए, तो कह रहे हैं कि हम इनका एहसान मानेंगे। इसका फायदा इसलिए कि वो मुल्क हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमको उसका फायदा होगा। दूसरा ये अभी जो घोषणा की मोदी साहब ने, बाइडेन ने और मोहम्मद बिन सलमान ने, इसके फायदे का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यानी आप कितने एक तो जो मैं दोबारा कहता हूं कि दो सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन का जोड़ हो रहा है जबरदस्त। उधर आपने इजराइल को भी जोड़ा है। इजराइल को जोड़ने से फायदा ये होगा कि आपको समंदर में जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल का जो रास्ता है सिनाई डेजर्ट से इजिप्ट, तो पूरा अफ्रीका रेल के लाइन से जुड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जब भी होगा, और करने वाले कौन है इसमें, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लोग हैं अरब मुल्क के जिन्होंने करके दिखाया है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये दो, यानी अभी तो पहले ही दिन हो गई, सही पहले ही दिन, अभी तो कल का दिन पूरा बाकी है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की है। देखिए उसके बीच में ये सब बातें हो रही हैं जी। ये बड़ी सच्चाई है कि बड़ी उपलब्धियां भारत और मोदी जी के खाते में आ रही हैं, एक बड़ी लकीर खींची जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जो अलायंस है IEN, में सामान्यतः किसी राजनीतिक टिप्पणी की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिख रहा है कि INDIA का जो अलायंस है उनमें एक बीच में एक लकीर खींचती हुई सी दिखाई दे रही है। और कई लोग केवल वही पुराना तेरा बहाना वाला जो राग है कि नहीं आने के अलग अलग तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। वास्तव में जैसा जफर भाई ने कहा कि वो आते तो उनके स्टेट को फायदा होना था, लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीति और केवल मोदी विरोध के चलते कि हम विरोध के लिए विरोध करेंगे, इस भाव के चलते एक बड़े अवसर को खो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, अभी जब ये सारी चीजें घट रही हैं, हो रही हैं, 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन के उसमें जुड़ने से एक तो विस्तार कितना बड़ा हो गया और उसकी ये उपलब्धि भी भारत और मोदी जी के खाते में आ रही है। एक जो बेस है वो कितना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंगस मैडिसन एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, मैं उद्धृत कर दूं उसका एक रिसर्च। पहली शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री का बड़ा अच्छा उसका रिसर्च है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि पहली शताब्दी में वो कहता है कि दुनिया का 32% हिस्सा भारत के पास था इकोनॉमी का
32% जो ट्रेड है और जो जीडीपी है वो एक तरह से इकोनॉमी में उसका हिस्सा था, जो धीरे धीरे 1000 तक वो वर्ल्ड लीडरशिप भारत की बनी रही। उसके बाद चाइना उसमें जुड़ता है और 15वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन पे आता है। 2000 तक जो स्थिति होती है वो, या 1947 तक जो स्थिति होती है वो हम सबके सामने है। एक बार फिर हम उस गौरव की ओर बढ़ने की ओर चल रहे हैं, निकल रहे हैं। ये जो स्थिति है इस पे हर भारतीय को आज अपने सारे जो पर्सनल ग्रजेस हैं, जो क्षुद्र स्तर की राजनीति है, उसको दरकिनार करके उसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। और भारत ये कहना कि सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जा रहा है, इतिहास रहा है भाई, सोने चांदी के बर्तनों में हमारे यहाँ खाया जाता रहा है। आज ठीक है 700-800 साल जो देश संघर्ष में रहा, उसके बाद लुटे पिटे हालत में 1947 से जिस देश ने एक नई यात्रा शुरू की, 75 साल बाद ही हम फिर एक बार अमृतकाल बनाने की ओर हैं और उस अपने पुराने गौरव को फिर से रिक्लेम कर पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कुछ कर रहे हैं वो आप अतिथि भाव में कर रहे हैं ना, जी, अपने बिल्कुल। मेहमानों के लिए तो कर रहे हैं। जो कुछ भी G20 समिट में किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि आप केवल खाली ढोल पीट रहे हैं। अरे भाई, दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये तो सच्चाई है। तो उनके लिए ही मेजबानी में जो कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं वो किए गए हैं। अब इसमें ये मतलब ये कैसी सोचे कि नहीं, आप गरीब देश हैं भाई, आप उसी को प्रोजेक्ट कीजिए ना, गरीबी ही प्रोजेक्ट कीजिए। आपके घर में कोई आता है तो उसके सामने आप अच्छा अपना घर भी साफ सुथरा करते हैं, आप खुद भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। अपेक्षा ये की जा रही है कि जैसे नहीं आप हम गरीबी तो मुल्क हैं, वही दिखना चाहिए दुनिया को भी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। वहाँ ऐसे नेता नहीं है जो कि इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है और ज़्यादा ये समझ में आ रहा है अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। और आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल का आप कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी देखें तो वो हर एक अवसर जिसमें आपको ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इसमें मजबूत होगी, चाहे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की बात कर लें, उसके भूमि पूजन की बात करें, कर्तव्य पथ की बात कर लें, ऐसे कोई भी अवसर हो वहाँ पर वो ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पीएम मोदी की जो छवि ज़्यादा चमकदार नज़र आ रही है उस पर कुछ धब्बा लगाया जा सके। ये उनकी पॉलिटिक्स है। मसला ये है कि एक तो ऐसा करते हुए वो बहुत गंदा दिख रहे हैं देश के लिहाज से, और दूसरा कि इसका राजनीतिक फ़ायदा भी हो, इसकी संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि देश में किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी अगर इतने बड़े अवसर पर आप इस तरह की राजनीति करें। तो आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, लड़ना भी चाहिए, उसके लिए रास्ता भी देखना चाहिए, लेकिन ये बैकफायर ज़्यादा करेगा। लेकिन कांग्रेस की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत दिखें, वहाँ कुछ ऐसा कर दो कि उनकी छवि पर दाग लग जाए। नहीं, ये तो वो लोग लगातार कहते ही आ रहे हैं कि ये G20 का जो समिट किया जा रहा है और जितना बढ़ चढ़ के भारत ने इसका आयोजन किया है, ये 2024 के लिए नरेंद्र मोदी एक बेस बना रहे हैं, या G20 एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब वो खुद इसमें क्या पॉलिटिक्स कर रही है, खैर ये अलग बात है। अजय आलोक साहब, देखिए, ऐसा है कि किसी के चाहने या ना चाहने से मोदी जी की इमेज पे कोई डेंट नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि कसैया के चाहले से गैया नहीं खे मरत, मतलब कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। तो इसीलिए ये सब अब छोटी सोच है, छोटी सोच। मोदी जी का पिछला भाषण आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर विकसित देश बनना है 2047 तक तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, और जब बड़ी सोच रखनी होगी बड़ा काम करना पड़ेगा और डट के करना पड़ेगा। तो आज इस मौके पे हम नेगेटिविटी नहीं चर्चा करें सौरभ जी, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। क्या रोज़ दिन तो यही करना है 24 के चुनाव तक, तो आज छोड़ दीजिए इन लोग को, खुश रहने दीजिए अपने ख्यालों में। देश खुश है अलग ख्यालों में। ये साफ दिखाता है कि आप किस सोच से जी रहे हैं। अब इसी सोच से रहिए, आपको मुबारक। चलिए, मैं आज कोई भी नेगेटिविटी पे चलिए पॉजिटिव बात ही करते हैं। तो फिर आप ही हमने G20 को G21 बना दिया। बिल्कुल, आपके शब्दों में ही समझना चाहते हैं ये G20 समिट कितना कामयाब रहा? मुझे लगता है कि G20 कितना कामयाब रहा, ये सबसे अच्छा आप समझेंगे जब आप जो बाइडेन को सुनेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनेंगे, जापान के राष्ट्रपति को सुनेंगे, उन तमाम देशों के राष्ट्रपति को सुनेंगे जिन्होंने खुद से भूरी भूरी प्रशंसा की, जो आज तक खुद एक गवाह है कि आज तक कहीं भी G20 इतना कामयाब नहीं हुआ था। चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन को लाने की बात हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध पे एक सकारात्मक स्टेटमेंट निकलना, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। क्योंकि एक वर्ग चाहता था कि रूस के खिलाफ आप कड़े तेवर दिखाएं, एक वर्ग चाहता था
कि आप जो तेवर दिखा रहे हैं उसको और नरम करें। इसमें एक बीच का रास्ता जो दोनों नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट को भाग गया, ये है भारतीयता, ये है भारत की कला। इसलिए मैंने कहा था कि आज हम स्नेक चार्मर्स से वर्ल्ड चार्मर्स बन गए। ये है भारत की उपलब्धि और पूरे विश्व पटल ने भारत का लोहा माना। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया होगा। हमारे उन भाइयों को जिसमें इसमें भी कुछ त्रुटि लगती है, आज चलिए उनको भी साथ में लेके एक हर्ष और उत्सव मनाने का दिन है। आज नेगेटिविटी छोड़ दें। जी, बहुत अच्छी बात है आपकी। और आज आप जो अप्रोच लेकर आए हैं, मैं तारीफ करना चाहता हूं इसकी अजय आलोक साहब। लेकिन क्या करें, वो भी दूसरा पक्ष है और हम लोग को तो उसकी चर्चा करनी ही पड़ती है। ये बात सही है कि ये G20 समिट जो है, इसकी तैयारियां जो कि कई महीनों से लगातार चल रही थी, और अब जब ये अपनी पीक पर अब G21 हो गया, अब G21 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत के इनिशिएटिव पर हुआ G21 अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तौर पर याद रखा जाएगा ये समिट, इसकी उपलब्धियां और इसमें जो भविष्य के लिए जो नींव रखी गई है, जिन कार्यक्रमों की अभी हम जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रहे थे, उसके आगे चलकर कितने दूरगामी परिणाम होंगे, इसकी शायद अभी हम लोग सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जफर साहब। बिल्कुल। यानी जब G20, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब G20 हुई थी, क्या क्या नेगेटिविटी थी कि वो नहीं आ रहे, ये नहीं आने वाले, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से हुई, और यानी शुरुआत से, यानी एक एक का जो इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से मोदी साहब ने जो किया, आज जो किया जिस तरह से, और जो उससे पहले यानी जो 60 शहरों के अंदर इतने सारे प्रोग्रामों का होना, यानी पूरे हिंदुस्तान का तारुफ जो हुआ वो, फिर उसके बाद यानी, और हिंदुस्तान का कोई चप्पा बाकी नहीं था। यानी उसमें खास तौर से इन्होंने ये भी ख्याल रखा कि जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उन स्टेट में भी प्रोग्राम हुए G20 के। बिल्कुल। और वहां बताया गया लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं, और आज जो 2 उपलब्धियां हुई हैं जबरदस्त, कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, उसमें ना हमने रूस को नाराज किया, ना यूक्रेन को नाराज किया, जो हमारी एक बनी हुई है कंसेंसस की कि भाई हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो वो, और फिर अफ्रीकन यूनियन के 55 मुल्कों का अंदर दाखिल होना, और आइसिंग ऑन द केक, ये जो नया जो इनिशिएटिव है, जो यहां से हिंदुस्तान के रास्ते से UAE और सऊदी अरब और ये यूरोप अफ्रीका को होते हुए जो एक कॉरिडोर बनेगा, ये मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक ऐसा रोड मैप दिया है कि जो वाकई, ये मैं कहूंगा कि मोदी साहब ने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा दिया है। जी। अब इससे पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल समिट्स में हम लोग भी गए हैं, आपने भी उनके अंजाम देखे होंगे अजय जी। हर बार ऐसा लगता है कि भाई कई बार तो ये बस रूटीन बन गया है। मुझे याद है, अब फिर मैं नाम ले रहा हूँ, आप कहेंगे नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था एक बार कि अरे भाई 4 अक्षर जोड़ लीजिए, आजकल तो ये मजाक है, कोई भी ABCD के 4 अक्षर जोड़ लीजिए, वो कोई ना कोई एक मल्टीलैटरल फोरम का नाम निकलेगा, ऐसा कहा जाने लगा था। लेकिन ये G20 समिट असल मायनों में अपनी उपलब्धियों के लिए याद रखा जाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, मैं बस एक ही बात कह रहा हूं कि है समय की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, होता है जिनमें मादा वो ठहरते हैं और इतिहास वही बनाते हैं। तो भारत में मादा है, भारत ने ठहराव लाया है और भारत ने आज इतिहास बनाया है, और यही सच्चाई है और यही भारत की सच्चाई है। इसको आज जानने की ज़रूरत है। आज हमने वो कर दिखाया है जो पूरा विश्व की अपेक्षा थी, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। लीडर किसको कहते हैं? जो इनिशिएटिव लेके कोई काम करे। G20 तो बहुत जगह हुए थे, लेकिन एक साल में G20 के 200 से ज़्यादा सम्मेलन करवा के हमने ये साबित किया कि भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था किस तरह की है, कितना भिन्न भारत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरह है, ये हमने विश्व को दिखाया है। और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन होके हम वर्ल्ड को किस तरह से लीड कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्टस इश्यूज़ पे जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है उसको विश्वास में कैसे बदल सकते हैं, ये आज भारत ने दिखाया है। ये एक अद्भुत उपलब्धि है और इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा। बहुत शुक्रिया अजय आलोक साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान थे ओम जी उपाध्याय जी, जफर सरेशवाला साहब, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे साथी अब आ चुके हैं। हम पंकज भार्गव जी हमारे बीच में हैं, और आगे आपके लिए क्या है खास आपको बताएंगे सीधे पंकज जी।
और आपको बता दें G20 समिट में आज भारत ने दुनिया के बड़े देशों से डिक्लेरेशन साइन कराया। बहुत अहम फैसले भी हुए। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर बात हुई और सहमति बनी, तो दूसरी ओर नई दिल्ली मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का बनना तय हो गया। आज की G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी नेताओं से बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इस द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो इटली की प्रधानमंत्री से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, और इस बैठक में जो है वो यानी आगे जो सहयोग है उसे और बढ़ाया जाए, उस पर भी बातचीत हो रही है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इटली के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठक की ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में G20 के अलावा प्रधानमंत्री आपको बता रहे हैं कि किस तरह से द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। पहले दिन जब अतिथियों के आने का सिलसिला जारी था तो 3-3 द्विपक्षीय बैठकें की और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और इसमें आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़े इटली के साथ, उसको लेकर ये अहम बैठक कही जा सकती है। तो प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस मुलाकात की जब इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक चल रही है। और ऐसे में आपसी सहयोग, व्यापार किस तरह से और बढ़े, इटली के साथ और संबंध जो है प्रगाढ़ हों, उस दिशा में ये बैठक उस नजर से काफी अहम है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडपम में पधारती हुई हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधा G20 मंडपम जो है उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हमने आपको दिखाया, वो वेन्यू में पहुंची हैं, भारत मंडपम में पहुंची हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब से कुछ ही देर बाद डिनर है जहां तमाम जो देश विदेश से डेलीगेट्स हैं वो वहां पर डिनर करेंगे और उसमें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त वेन्यू में पहुंची हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।